अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। गुज़िश्ता रोज़ आम इंतखाबात की तैयारी से मुतालिक दूसरा मरहला अपने इख्तिताम को तो पहुंच गया है और आज से तीसरे मरहले का आगाज़ हो रहा है, जिसमें उम्मीदवारों के मुस्तरद किए गए कागजात नामजदगी से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने अपीलें सुनने का सिलसिला शुरू होगा और 10 जनवरी तक फैसले आ जाएंगे। क्योंकि मुल्क में यकीनी तौर पर इलेक्शन की तैयारियां रूज पर है, ताहम गुज़िश्ता रोज़ होने वाली पेशरफ्त ने इन इंतखाबात के साफ और शफाफ होने पर यकीनी तौर पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। बिलखुसूस जब बज़ाहिर मकबूल तरीन लेकिन ज़ेर अताब जमात तहरीक इंसाफ को कुली तौर पर इस इंतखाबी अमल से या रेस से बाहर रखने या फिर बड़ी हद तक महदूद कर देने के हरबे आजमाए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात के लिए सबसे ज़्यादा और रिकॉर्ड साज 2400 के करीब कागजात नामजदगी 3400 के करीब कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तामा PTI के बकौल बानी चेयरमैन समेत PTI के 90% मरकजी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। PTI ने इल्जाम आयद किया है कि इंतखाबात के पहले मरहले में रिटर्निंग अफसरान, निगरान हुकूमत, पुलिस और इलेक्शन कमीशन इन सियासी हरीफ नवाज शरीफ की सहूलतकारी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ये इल्जाम बड़े अरसे बाद ही सही, लेकिन मीडिया पर एक बार फिर पुरानी तर्ज पर कंगरज दिखाने वाले शेख रशीद ने भी, जिनको भी इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रर, चोर, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश शख्स की ताजपोशी के लिए उसको पाकिस्तान में लाने के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया। बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर किया गया, वो शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है और लंदन से आने से पहले उसने मुतालबा किया कि शेख रशीद को नाअहल करार दिया जाए। PDM को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और इस नवाज शरीफ खानदान को भी लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। गो के इन इल्जामात को ज़मीनी हक़ाइक़ यकीनी तक़वियत भी दे रहे हैं, लेकिन सियासत इन इम्कानात का खेल है जो कभी भी किसी को भी हैरान और परेशान कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के इम्कान से मुस्लिम लीग नून को भी यकीनी तौर पर खबरदार रहना चाहिए। बिलखुसूस जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कभी इस पार्टी में रहने वालों को बज़ाहिर दीवार से लगाया जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बेशतर उम्मीदवारों को इलेक्शन रेस में दौड़ने के परवाने थमाए जा रहे हैं, वहां पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून का पीछा करने के बजाय पीछे पड़ गई है। इसीलिए मुस्तकबिल की हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून के दावे और इरादे अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी ये वाज़ेह कर रही है कि उनके बगैर कोई हुकूमत बनाने का सोचे भी ना। प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सके। अब क्या ये मुमकिन है कि कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर ना बन सके? इस दावे में कितनी हकीकत है? और दूसरा, पीपल्स पार्टी की ओवरऑल इलेक्शन में जाने की स्ट्रेटजी क्या होगी? बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब से। बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। पर्टिकुलरली बतौर ख़ास अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के 90% के करीब जो उनके सीनियर रहनुमा हैं, मरकजी उनके जो रहनुमा हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। क्या ये सब कुछ हो जाना इंतखाबात से पहले बल्ले का इंतखाबी निशान PTI से इलेक्शन कमीशन की जानिब से छीन लिया जाना, फिर उन्हें एक हाई कोर्ट से मिलना और फिर उनके नॉमिनेशन पेपर्स लोगों से छीना जाना और अब नॉमिनेशन पेपर का मुस्तरद हो जाना इतने बड़े पैमाने पर, क्या शाह साहब हम एक शफाफ इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? देखें, अगर कानूनी तरीके से उनके फॉर्म रद्द हुए हैं तो ठीक है। अगर उसमें कोई सियासत है इनको इलेक्शन में नहीं लेके देना तो सही नहीं। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए इलेक्शन में और आ जाए। पीपल्स पार्टी इन बातों में बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में दबाव की सियासत नहीं होनी चाहिए। और अभी जो आप देख रहे हैं PTI के साथ, क्या आपको उसमें दबाव की सियासत नजर आ रही है सर? पर्टिकुलरली जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसकी जानिब से आपको कोई नजर आ रहा है दबाव PTI के बारे में? नॉमिनेशन रद्द हुए हैं तो उनका रीज़न होगा, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा और उनको हाई कोर्ट भी है, ट्रिब्यूनल भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। उनको मौका मिल सकता है, मौका मिलना भी चाहिए। और वैसे ये नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर एतराज़ात और उनकी रिजेक्शन, आप क्या समझते हैं, ये एक ठीक चीज़ है? ये है तो चले इलेक्शन उस प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन क्या ये होना चाहिए इस तरह से? नहीं, अगर जिसको ये पता है कि इसमें डिफेक्ट है नॉमिनेशन में तो रद्द होना चाहिए। क्यों नहीं रद्द? हमारे फॉर्म भी चैलेंज होते हैं, इसको क्या है? सही है। शाह साहब, मुझे ये बताएं कि वैसे आपकी जमात भी इस इलेक्शन में
बड़ा एक तगड़ा इलेक्शन लड़ रही है। सिंध से आपकी पार्टी जो है वो खुल के आ रही है मैदान के अंदर। पंजाब में भी आप लोग आ रहे हैं मैदान में। पंजाब की मैं बाद में सवाल करूंगा, लाहौर का जो बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन सिंध में ये बताएं कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं, आज भी मुस्लिम लीग नून ने कराची में डेरे डाले हुए हैं, एमक्यूएम के साथ वो सीट एडजस्टमेंट के मामले में बातचीत कर रहे हैं, जीडीए से मिल रहे हैं। क्या आपको कोई फिक्र है, तशवीश है कि एक तगड़ा इत्तेहाद आपके खिलाफ सिंध के अंदर बनने जा रहा है? देखें, ये कोई पहली मरतबा तो नहीं है कि हमारे खिलाफ इत्तेहाद बना है। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनता है, बड़ा तगड़ा इत्तेहाद बनता है, और ऐसा इत्तेहाद बनता है कि जो आपस में इत्तेहादी होते हैं उनका नजरिया, उनकी सोच एक दूसरे से नहीं मिलती, नेचुरली उनका इत्तेहाद डिस्टर्ब हो जाता है। आज भी यही बात है, कहाँ मुस्लिम लीग नून, कहाँ एमक्यूएम, दोनों के दिन रात का फर्क है। और एमक्यूएम का जो नजरिया है या सोच है वो सिंध के लोगों को, जो बसने वाले हैं, उनको चैलेंज करता है, वो सिंध की टेरिटरी को चैलेंज करता है। तो उसका मतलब हम ये अब समझ रहे हैं मुस्लिम लीग नून भी उसका ऐसा है और उनकी तरफ वो सोच रखते हैं। तो दोस्त वो होता है जो दोस्त को समझता है। ये आपस में वही दोस्त हैं जो एक दूसरे को समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के दुश्मन अगर वो आगे इतना बढ़ते जा रहे हैं तो हमें कोई इससे इतराज नहीं है, बढ़ना चाहिए। शायद इसके आगाज पीपल्स पार्टी ने किया है। नून लीग की लीडरशिप के हवाले से जो बयान देते रहे बिलावल भुट्टो जरदारी, जिस तरह के अलकाबात इस्तेमाल करते रहे, शायद ये सिलसिला रिसेंटली जो है पीपल्स पार्टी ने शुरू किया है। पीपल्स पार्टी कैसे शुरू किया? कौन सा इत्तेहाद बनाया? इत्तेहाद की बात तो मैं नहीं कर रहा, मैं इल्जामात की बात कर रहा हूँ। आपका 16 महीने एक बड़ी आपका अच्छा इत्तेहाद चला है पीएमएलएन के साथ। उसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुसलसल टारगेट पे रखा मियां नवाज शरीफ को। हमने मियां नवाज शरीफ की इज्जत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और बहुत एहतराम किया। 15 साल हम उनके साथ चले हैं। उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमें हिट किया है, कहीं नहीं कहीं किया 15 साल में, मगर हमने सपोर्ट किया, हिट नहीं किया। अभी तो शहबाज शरीफ साहब को आप लोगों ने, शहबाज शरीफ आप लोगों के वोट से वज़ीर आज़म बने हैं, आप सबके एक कंसेंसस के साथ वज़ीर आज़म बने थे, और 16 महीने बड़ी अच्छी आपकी गवर्नमेंट चली। उसके बाद कहाँ हिट किया नून लीग ने आपको? देखें, मुस्लिम नून लीग ने हिट ये किया कि जब इलेक्शन हमारी हुकूमतें ख़त्म हुई, टाइम मुकम्मल हुआ, तो नून लीग केयर टेकर का हिस्सा बन गई। तो उस पर हमें रिजर्वेशन थी और हमने कहा तो ये नहीं होना चाहिए। आप हुकूमत का हिस्सा बने, केयर टेकर का आपको नहीं बनना चाहिए। वहाँ से ये थोड़ी सी बात चली। लेकिन केयर टेकर में ज़ाहिर है सर आपकी भी मुशावरत शामिल थी जब निगरान हुकूमतें बन रही थी। नून लीग ने तो सारे इत्तेहादियों को एतमाद में लिया था। निगरान हुकूमत बनने में हमारा कोई हाथ नहीं है, हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। तो वजीर बनाए गए, हमसे कोई मशवरा नहीं हुआ। मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ, वो तरदीद कर दे तो बता दे। सही, चलिए ये तो एक हो गया। आप कहते हैं निगरान सेटअप में उन्होंने बंदे अपने ज़्यादा डाल लिए, अपने बंदे शामिल करवा लिए, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी को बज़ाहिर ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शिकवे शिकायत हैं वो तहरीक इंसाफ के काफ़ी ज़्यादा हैं, पीपल्स पार्टी को तो इतने ज़्यादा शिकवे शिकायत नहीं है। अभी उसके अलावा कोई और भी आपको लग रहा है कि कोई जो असल बात है शाह साहब, जो आप शायद करना नहीं चाह रहे, कि कोई उन्होंने कोई बैक डोर कोई कहीं और अपने राब्ते बढ़ा लिए और पीपल्स पार्टी को उसमें एतमाद में नहीं लिया, जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा? बैक डोर तो अपनी जगह पे है, बढ़ाना चाहिए उनको, उनकी मर्जी है, मगर जो तरीक़ेकार लोगों ने अडॉप्ट किया पीपल्स पार्टी को, वो इसका बेसिक थिंग करा कि पेंशनों की तरह एयरपोर्ट पे आना, रेड कार्पेट बिछाना, और अदालतों को जो अदालतों ने हमें फांसियां दी वो अदालतें जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन साइन करवा रही रजिस्ट्रार। तो जो इस तरीके के तरीक़ेकार ने इलेक्शन को मसाइल में डाल दिया, इलेक्शन को पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया, लाडला का लफ्ज़ जिससे हम ऐड कर रहे थे, कुछ चीज़ खुद सामने आ गई। कुछ चीज़ें थी जिससे पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन थी और क्या साहब ये बताइएगा कि नून लीग के साथ फिर इसका मतलब है कि मामलात आपके क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, या अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि सेंटर में या पंजाब में नून लीग के साथ आपका कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट या मिल के आप चल सकते हैं इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? मैं सियासत में आखिरी दोस्त, आखिरी दुश्मन, कभी भी किसी वक्त भी
वो मुखालिफ दोस्त बन सकता है, हो सकता है। ये कह देना कि हमारी आखिरी वक्त तक दोस्ती रहेगी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी वक्त वो टूट सकती है, किसी भी वक्त वो जुड़ सकती है, किसी से भी सकती है, किसी से बदल सकती है। तो इस चीज पे मैं एतमाद नहीं करता। सही। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि ये पीटीआई के साथ केपी में कोई इत्तेहाद की कोई बातें चल रही थी कि हो सकता है, नहीं हो सकता, एक बयान आया पहले, फिर उसकी तरदीद आ गई, फिर दोबारा अभी भी पीटीआई वाले ये बयान दे रहे हैं कि भाई हमारा इत्तेहाद हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ। है कोई इस वाले से, या दो टोक है भाई कि पीटीआई के साथ नहीं करना इत्तेहाद, बाकी सबके साथ हो सकता है? हमेशा वाज़ेह बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ, मुझे अभी तक उसका कोई इल्म नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने पार्टी को ये कहा है कि आप लोकल लेवल पे किससे इत्तेहाद करना चाहें तो कर सकते हैं। पीटीआई के साथ भी हमने तो उनको लोकल लेवल की बात की है। जहाँ तक आप JUI है, हमने उनके लिए भी कहा है कि साथ कर सकते तो कर। सही है। लोकल अच्छा साहब, आपस तो फिर पंजाब में नून लीग के साथ भी ज़ाहिर है फिर इसका इम्कान मौजूद है कि वहां भी हो सकता है। फिर अगर नून लीग को हमारी जरूरत पड़ गई किसी जगह पे और हमें उनकी पड़ गई तो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे शाह साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है 127 से, एक सर्वे आया है चैनल 24 का, और उसमें उन्होंने लाहौर के एक चैनल का सर्वे आया है, और उसमें उन्होंने घर घर जाके कोई 20,000 लोगों से उन्होंने जाके एक सैंपल इकट्ठा किया है वोटर्स का। उसमें नून लीग तहरीक इंसाफ आ रही है पहले नंबर पर, नून लीग आ रही है दूसरे नंबर पर, तहरीक लबैक आ रही है तीसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर आ रही है, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये किसने मशवरा दिया बगैर तैयारी के, बगैर वर्किंग के, लाहौर से बिलावल साहब इलेक्शन लड़े जाके? ये सर्वे होती रहती है, ऐसे सर्वे हमारे पास पहले जो है बड़े आए हैं, तो पीपल्स पार्टी 87% होती थी, 86% होती थी, और उसके बाद 97 का इलेक्शन हुआ और हमने 70 कैसे भी हुआ। तो ये सर्वे होते रहते हैं। आवाम जब इलेक्शन के मोड में जाता है तो बड़ी चेंजिंग आती है। इलेक्शन मोड एक और चीज होती है। क्या साहब, इस इलेक्शन में कौमी असम्बली की कितनी सीटें आप टारगेट कर रहे हैं कि इतनी सीटें अगर हमें मिल जाए तो हम सेफ हैं, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं? मिनिमम कितनी सीटें टारगेट कर रहे हैं आप कौमी असम्बली की? हमारी सोच तो ये है कि हम 30 जगह से किसी से, अगर देखते हैं कितनी मिलती है तो ट्राई तो हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ये कह देना कि हम 150 से चलेंगे, 200 से चलेंगे, तो कभी वक्त है। अब देखते हैं ये कि हम कितनी से चलते हैं, क्या पोजिशन हमारी होती है, तो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के लिए किस पोजिशन की करते हैं। अच्छा, सदारत के हवाले से, सदर पाकिस्तान के हवाले से एक खबरें कुछ तरह की आ रही थी कि जरदारी साहब भी ख्वाहिशमंद है कि वो अगले सेटअप के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं PDM का सरबराह रहा, प्रेसिडेंसी का राइट अब मेरा है। वाकई कोई आ गई है इसमें, यानी कि एक टाई पड़ गई है जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, या फिर जरदारी साहब मैनेज कर लेंगे? टाई का वक्त ही नहीं है। अब पहले तो वोट ले आओ, पहले तो वोट आए तो किसके कितने वोट आए, कौन इलेक्शन लड़ सकता है। ये कह देना कि मेरा हक है, ये कोई जागी तो नहीं बांटी जा रही, तो जमीन का हिसाब किताब तो नहीं हो रहा कि मेरा हक कितना है, मेरा हक कितना है। ये तो आवाम को है कि वोट किसको कितने मिलते हैं, किस पार्टी को कितने मिलते हैं, किसका क्या राइट है। और पीपल्स पार्टी ये प्रेसिडेंसी के मामले पे मौलाना फजलुर रहमान के सामने किसी भी किस्म की जो है वो नरमी का मुजाहरा नहीं करेगी। ये सियासत है, सियासत में नरमी गर्मी नहीं होती, सियासत में असूल होते हैं। जी हाँ, नरमी दिखाना, गर्मी दिखाना, इसे काम नहीं चलता। सियासत में असूल होते हैं, सोच होती है, मकसद होता है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब जो काफी अर्से से गायब हैं, क्यों गायब हैं, बात करेंगे उनसे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में जब वो जा रही है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हॉन्ट कर रही है वो पिछले 16 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर जो महंगाई थी वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें हॉन्ट कर रही है, और जो मुआशी पॉलिसीज़ थी
उसकी वजह से नून लीग को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है अवाम के अंदर जब वो वोट मांगने के लिए जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि सबसे बड़ा आप ये समझते हैं फैक्टर है नून लीग के लिए इस वक्त जो चैलेंज बना हुआ है इंतखाबात में जाने के बारे से पॉपुलैरिटी को लेकर, वो 16 महीने की मुआशी कारकर्दगी थी? हमारे देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्री बिलखसूस, वरना तो इवन एडवांस कंट्रीज में भी जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है महंगाई, और उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है अवाम से। और सिर्फ वो नहीं, जो मुतवस्तित तबका होता है, इवन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सब सफ़र करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो, और जैसे ही हमने 16 महीने में देखी कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई, 30-35% के दरमियान CPI इन्फ्लेशन रही, 40% से ऊपर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स रहा, तो जाहिर सी बात है अवाम का तो कुछ उम्र निकलना था। उसमें गुर्बत में भी इजाफा होता है। ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बात कर रहा, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मईशत जो थी वो सुकड़नी शुरू हो गई जब हालात ख़राब हुए। अगर आप पूरे साल को देखें फिस्कल ईयर, तो नेगेटिव में थी, -0.17। तो एक तरफ आप इसकी सिंपल सी आपके नाज़रीन के लिए कि आपकी इनकम कम हो रही हो और महंगाई बढ़ रही हो, तो किसी भी खानदान के हवाले से देखें या पर्सनल किसी, तो उसके लिए तो जिंदगी बहुत अजाब होगी। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इलेक्शंस में जब जाएंगे, हाउ टू कन्विंस द पीपल कि जो महंगाई थी, दो चीजें हैं कि एक तो वो क्यों थी, उसका रीजंस जाहिर है बताना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान इतनी करके गया था। इमरान खान जब छोड़ के गया था तो 13% थी तकरीबन, तो वहां से 35% की तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि हम क्या ऐसा करेंगे जो आने वाले 5 साल में, खासतौर पर फर्स्ट फ्यू मंथ्स एंड फर्स्ट ईयर में, कि महंगाई की सतह हम नीचे लेके आए। 2017 में बहुत कम थी महंगाई की सतह, और वो एक बड़ी अचीवमेंट थी जिस पर हम जाहिर PMLN का हर रुकन और लीडरशिप उसको वजह तौर पर वो रेफरेंस करती है। बट वो 6 साल पुराने किस्सा था। अभी हमें ये बताना पड़ेगा कि वो, क्योंकि उसके असरात आम लोगों पर है ना। अभी सर आगे के हवाले से अगर हम बात करें सर, तो जाहिर है इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बनती है, नून लीग बड़ी इस बात पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगली गवर्नमेंट हमारी आ जाएगी। आई डोंट नो वो कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, चूँकि पॉपुलैरिटी के वाले से तो बड़े संगीन इस वक्त क्राइसिस का सामना है, पर्टिकुलरली इस महंगाई के इशू की वजह से। जो भी आते हैं उसके बाद क्या आपको ऐसी कैपेबल टीम नून लीग के अंदर नजर आती है कि वो मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सके? चूँकि हमें दोबारा इधर IMF प्रोग्राम के अंदर भी जाना है, बहुत सारी हमने रिफॉर्म्स करनी है, मुआशी रिफॉर्म्स करनी है, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है। वो टीम आपको कैपेबल नजर आ रही है नून लीग के पास, है ऐसी? सबसे पहले तो ये आपने रिफॉर्म्स की बात की कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जिस स्टेज पर है ना समर, इसमें आपके पास अब चॉइस खत्म हो चुकी है। अगर आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देखी कि ये सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया, डिसफंक्शनल हो गया, एंड यू हैव टू कम अप विद सस्टेन्ड रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स किसमें? आपके टैक्स रिफॉर्म, एनर्जी सेक्टर में, जो आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, PIE और ये तमाम, इसकी बदहाली, ये जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स करना आसान काम नहीं होता, इसलिए तो किया नहीं आज तक। वो बड़ा सस्टेन्ड होता है, उसमें बड़ी पेशेंस चाहिए होती है, उसमें बड़े मुश्किल फैसले करने होते हैं। वो करने की जरूरत होगी, और वो IMF आपसे करवाएगा। जब आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे वो बहुत सख्त होगा। उसके साथ जो दूसरा हिस्सा है ना, जो इकोनॉमी, ये तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि रिफॉर्म और पैरिश इस वक्त वो सिचुएशन है। दूसरा है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं, जो तालीम है, सेहत है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, थाना कचहरी का एक कल्चर है, और मिनॉरिटी राइट्स हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, साफ पीने का पानी है। तो सर ये सारे इश्यूज का अंबार है, आपको वो टीम में कैपेबिलिटी नजर आती है जो मुआशी टीम है कि वो इश्यूज से निकाल सकती है? इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। मैं कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मैं और आप शायद उस एलीट तबके से ताल्लुक रखते हैं कि हमें महसूस नहीं होता कि कितना संगीन है। लेकिन वो जो 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में जो स्कूल नहीं जा सकता, तो आप उनसे भी पूछें कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तालीम का निज़ाम, मैं तो अपने खानदान में जो बच्चा होता है उसके लिए बेस्ट प्राइवेट स्कूल में तालीम चाहता हूँ, बेस्ट, ताकि वो बड़ा होके दुनिया का मुकाबला करे। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन अगर पाकिस्तान में जाना है तो IBA या लामचिया, आगा खान जैसी जगह, या कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और जो भी दूसरे हैं अमेरिका में, वहां जाते भी हैं एलीट के बच्चे, सारे वहीं जाते हैं। तो उनके लिए तो हमें इतना जब ख्याल है, तो जो दादू मुरीद के सादकाबाद, सियालकोट और इवन लाहौर में जो बच्चा बैठा, जो 75 साल से वो कह रहा है मैं इसका हिस्सा हूँ या नहीं हूँ,
इस पाकिस्तान का हिस्सा जिसमें ये इतना ज्यादा ग्रोथ है, एक तो अमीर तबका, एलीट तबका, तो जो फैसला साजी करने वाले हैं उनको एहसास नहीं है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसा ही है जब सर, तक एटलीस्ट बात भी नहीं करते, तो मेरा ख्याल है ये डिबेट होनी चाहिए कि अगर नहीं हुआ और अगर क्या, मतलब ये तो फैक्ट है ना, नंबर्स शो दैट कि आपके जो सर दिस इज द राइट टाइम, सर दिस इज द राइट टाइम। आवाम को पता होना चाहिए कि भाई किसके पास कैपेबिलिटी है हमारे इन मसाइल के हल की, किसके पास नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब पार्टी से अलग हो गए, शाहज़ाद अब्बासी साहब पार्टी से अलग हो गए, आपके बारे में आप भी पार्टी में बिल्कुल मुतहरक नजर नहीं आ रहे, हालांकि पार्टी इंतखाबात की तरफ जा रही है। इसहाक डार साहब अकेले रह गए मुआशी मामलात को लेकर, क्या आपको वो कैपेबिलिटी नजर आ रही है नून लीग की टीम के अंदर के वो मुआशी मसाइल से मुल्क को निकाल सके? आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग विल हैव टू चेंज अ लॉट, क्योंकि ये जो मैंने चीजें बताई हैं इसके बगैर कोई है ही नहीं। आटा 10 रुपए बोरी कम करना या चीनी 5 रुपए बोरी कम करना पाकिस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएगा सस्टेन। मतलब इस वक्त तो आपको मैंने बताया ना, नेगेटिव ग्रोथ थी। आपका जो चाहे वो कर्जे हैं वो इतने बढ़ गए हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट ही कोई 8 ट्रिलियन से ऊपर है होगी इस फिस्कल ईयर में। तो कैसे आप चलेंगे? तो सख्त तरीन हालात हैं और मुझे नहीं पता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका हल है, लेकिन अवाम कम से कम ये क्या इसहाक डार के पास हल है सर? जो मुआशी जिन्हें जादूगर कहा जाता है कि वो जादूगरी से इन मसाइल पे काबू पा लेंगे? मेरी उनसे बात नहीं हुई इस सिलसिले में, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि पहली चीज होती है एहसास। जो मैं महंगाई की बात कर रहा था ना, एहसास होना चाहिए। हमें हंस के उठ जाना कि जी पीटीआई की वजह से हुआ था, अवाम जो है 25 करोड़ उनके लिए सेटिस्फाई नहीं करता कि किसकी वजह से हुआ था। उनको सोल्यूशन चाहिए, उनको ये यकीन चाहिए कि जी ये जो दौर होगा ये मुख्तलिफ होगा, ये वो दौर होगा जो अवाम के लिए होगा, उन गरीब तबके के लिए होगा। 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। आप सोचिए उनका हाल, सोचिए उनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। 40% बच्चा 5 साल की कम उम्र का स्टंटेड है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा आगे जाके? आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। डू वी रियलाइज दैट? डू इवन स्पीक अप ऑन दीज इश्यूज, ताकि आवाम ये तो फील करे कि हाँ कोई हमारी बात कर रहा है। अगर हम ये सिर्फ 2-4 बड़े लफ्ज तो सर क्या ये इन चीज़ों का ना होना, सियासी जमातों के अंदर इससे डिबेट का ना होना, इन चीज़ों का तरजीहात में ना होना, ये वजह है कि आपने बैक सीट ले ली है पॉलिटिक्स के अंदर, पर्टिकुलरली पीएमएल के अंदर? नहीं, ये वजह नहीं है। देखें, उसमें सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास वॉइस है, हमारे पास एक मीडियम है जो आप ज़ाहिर प्रोग्राम करते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ भी अपनी बात करना चाहूँ कर सकता हूँ। अगर हम ही नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा आवाज़? तो ये पार्टीबाजी से ऊपर जाके बात करनी पड़ेगी। इसमें कोई वो नहीं है कि पार्टी को लेके जी आप अगर कोई 16 महीने में चीज़ें हुई हैं, जब आप प्राइवेटाइजेशन को ले लेना 16 महीने में, व्हाट आर द लेटेस्ट स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट टुक, बताना पड़ेगा ना। ये अभी फवाद कैसे कर रहा है? अभी अफगान ट्रांसिट ट्रेड कैसे सही हो गई है? अभी वो डिस्कोस की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो गई है? अभी डॉलर इतना स्टेबल क्यों हो गया है? स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर कैसे चली गई है? एक हिजानी कैफियत से निकाल के आपके सामने एक चीज लेके आए। एंड आई हैव टू से, मैं कोई इतने ऐसे बात नहीं करता, जाहिर है सिविलियन सुप्रीमेसी की बात, लेकिन अगर हम कहें ना माने कि जी आर्मी बैक्ड केयर टेकर, आर्मी चीफ बैक्ड केयर टेकर ने ये सारा वो हिजानी कैफियत से निकाल के ये सारी जो अचीवमेंट्स हैं, ये बड़ी अचीवमेंट्स है। 50 रुपए ओपन मार्केट, पहले एक इंटर बैंक मार्केट आप उठा लें, फिर एक तो सर फिर ये पिछले 16 महीने में नून लीग की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकी? कैपेबिलिटी का मसला था या विल का मसला था या विजन का मसला था? नहीं, विजन किसी, द टाइमिंग वाज रॉन्ग। आई थिंक 16 महीने कोई पीरियड नहीं होता और एकदम से आपको 3 महीने भी सर कोई पीरियड नहीं होता जिसमें इन्होंने सारा कुछ कर दिया। अब आप खुद मान रहे हैं कि इन्होंने कर दिया है। हाँ, उसमें एक जो गलती थी, जो मैं अभी भी कहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, या ये सारी चीजें के सारे मिल के बैठ के ये सारे जमहूरियत, ये तो आप उसकी जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। जमहूरियत में यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, यू नीड एन इंडिपेंडेंट मीडिया, यू नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि वो आपके ऊपर तलवार लटकी हो हुकूमत वक्त के ऊपर। अगर सारे ही मिल जाएंगे तो फिर मतलब हवाओं के मसले को कौन उठाएगा? गलतियों की कौन निशानदेही करेगा? तो सर अभी ये आपने खुद सुना है कि जी 16 महीने में बहुत से फैसले इसलिए नहीं हो सकते थे कि 13 या 12 जमातें थी। जाहिर सी बात है नहीं हो सकते। तो ये तो आइडिया ही गलत होता है कि जी सारे मिल के बैठे और वो हल होगा पाकिस्तान के लिए। वो हल नहीं होगा। वो तो फिर आप ये बताएं सर, ये बताएं मुझे कि चले वो तो हल नहीं हो सकता,
आप अपना जरा बता दें कि नून लीग के अंदर आपका स्टेटस क्या है सर? आर यू स्टिल पार्ट ऑफ पीएमएलएन? और आप एक्टिविटीज के अंदर नजर बिल्कुल नहीं आ रहे पीएमएलएन की किसी भी किस्म की, क्या वजह है? कोई भी काम दिया जाएगा तो मैं जरूर इन्वॉल्व होगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई फैसला साजी का इंतखाबात के मरहले के अंदर भी आप बिल्कुल सर नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल आप कहीं भी मुशावरत के अंदर नहीं आप नजर आ रहे, मीटिंग के अंदर नजर नहीं आ रहे, डिलीवरेटली नहीं आ रहे, या पार्टी ने इन्वाइट नहीं किया? मैं जबरदस्ती तो नहीं जाके घुस सकता, लेकिन अगर मुझे पार्टी कोई वो रोल देगी तो मैं जरूर करूंगा। आप अभी भी तर्जुमान हैं मरीम नवाज साहबा के और मियां नवाज शरीफ के, या अब नहीं है? नहीं जी, नहीं। ये कब से नहीं है आप? ये लंबी बहस हो जाएगी, चलें इसको कभी अगली दफा के लिए रखते हैं। और सर एक आर्टिकल छपा है आज, आपको कोट करके काफी बातें छपी हैं, आपका एक पूरा इंटरव्यू की सूरत में, आप उसे ऑन करते हैं उन बातों को सर? नहीं, उसमें मेरे ख्याल टाइमिंग के भी इनएक्यूरेसीज हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग की इनएक्यूरेसी। उन्होंने ऐसे शो किया, शायद मियां साहब की वो मुलाकात के बाद खराब हो गया था, मेरे बिल्कुल खराब नहीं हो गया था, वो 2020 की बात है। मेरे ताल्लुकात, मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो महंगाई मकाम मार्च था। मैं तो उस वक्त तक था और शुरू दिन से साथ था, तो वो उसमें आई थिंक वो वाज, और फिर उसमें शायद ऐसे भी तासुर है कि मैं कोई रेगुलर कांटेक्ट में था फौज के साथ, या उनकी लीडरशिप में बिल्कुल भी नहीं ऐसे था। मैं 6, 7 साल, 8 साल में 2 दफा मिला था, उससे ज्यादा ना मिलने की मुझे इजाजत थी, और ना मैं चाहता था कि पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा। और वो खुद से मिले थे या पार्टी की जानिब से आपको कहा गया था मिलने के लिए, मियां साहब की तरफ से, मरीम साहब की तरफ से? यार मेरा ख्याल है अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये कभी और मेरे किताब जब आएगी फिर पढ़ लीजिएगा। किताब लिख रहे हैं आप? अभी तो नहीं लिख रहा, लेकिन जाहिर है ये अच्छी, जैसे आपको इंटरेस्ट है पूछने का, वैसे मुझे बताने का भी इंटरेस्ट है। बिल्कुल है सर। वो एक ड्रैग हो जाती है, फिर बहस कहीं और निकल जाती है। छोटी सी मैं बात जानना चाहता था, मरीम नवाज साहबा के साथ तो आपके जाहिर है बड़ा वो आप पे ट्रस्ट करती थी, यू आर बीइंग कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ हर टीम। उनसे आखिरी रब्ता आपका कब हुआ? देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी मरीम नवाज ने शुरू की थी 2019 में, और पहला जलसा जो था वो रैली थी फैसलाबाद में, तो उसमें हम 5-6 लोग होते थे ना, फिर पाकपतन में, फिर जी हाँ, लाहौर से इस्लामाबाद वाले लॉन्ग मार्च में भी आप कंटेनर पे मौजूद थे, मैं खुद भी मैंने वो कवर किया था सारा। तो थ्रू आउट कोई गिलगित बल्तिस्तान हो या आजाद कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, ऐसा क्या हुआ सर कि जिसमें ये गैप आ गया सर? वो वजह क्या हुई? वजह बड़ी सिंपल सी होती है, जैसे क्रिकेट में आप पूछते हैं ना कि ये आप T20 में तो इसको शामिल किया होता, अब टेस्ट मैच शुरू हुए तो क्यों नहीं शामिल किया? तो फॉर्मेट का फर्क होता है, हालात का फर्क होता है, आई गेस। ठीक है, नहीं आप सिलेक्शन कमेटी का मसला है या फॉर्मेट का मसला? अभी तो आप किसी भी फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहे सर। चले वो बाद में बात होगी, ठीक है, समझ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने प्राइम में कीमती वक्त तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब की, जिन्होंने बताया कि उन्होंने राब्ते अब उनके पार्टी के साथ जो है वो ज़रा उस तरह से फाल नहीं जिस तरह से पहले हुआ करते थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और अहम तरीन मामले की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन के लिए सियासी जमातें जलसे, वादे और मंशूर के ऐलानात सामने ला रही हैं। वहीं बहुत सी सियासी जमातें इत्तेहादों की तलाश में भी हैं। सूबा सिंध में जहां पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 15 बरसों से हुक्मरानी है, वहां अब मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों से मिलकर एक हरीफ जमात बन रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने 2 रोज कबल कराची का दौरा किया, जहां MQM पाकिस्तान और GDA रहनुमाओं में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात को बज़ाहिर हतमी मराहिल में पहुंचाया गया था। ताहम मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की बेल मुंढे चढ़ने से मुतालिक मजीद इत्तलात सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान 8 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए हैं, जबकि कुछ के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान एक मखसूस नशिस्त NA 242 पर डेडलॉक बरकरार है। बज़ाहिर इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए आज भी दोनों जमातों का इजलास हुआ, ताहम कोई हतमी फैसला न हो सका और मुलाकातों के मजीद दौर का होने का इम्कान है। आज के दौर के बाद आने वाले मनाजिर बज़ाहिर दोनों जमातों के मूड और मोराल का इंदिया जरूर दे रहे हैं। मजबूरी है, शहबाज शरीफ जरूरी है, मुत्तहदा जिंदाबाद, मुत्तहदा जिंदाबाद, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये मुत्तहदा, ये मुत्तहदा। सिंध की ये मजबूरी है, शहबाज शरीफ जरूरी है।
ये नारे काफी कुछ बता रहे हैं। गो के इन दोनों जमातों के दरमियान मामला मंतकी इंजाम तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जराये के मुताबिक MQM ने नून लीग को कौमी असम्बली के NA 229 NA 230 मरीर हल्का NA 239 लियारी पर ताउन की पेशकश करते हुए कहा है कि मरीर की दोनों और लियारी के हल्के में आने वाली सूबाई असम्बली पर नून लीग MQM से ताउन करेगी। नून लीग ने NA 242 बल्दिया की नशिस्त पर MQM से दस्तबरदार होने की अपील की और NA 242 के अंदर आने वाली सूबाई असम्बली पर हमायत की यकीन दहानी कराई है। MQM ने वाज़ेह तौर पर कहा कि NA 242 बल्दिया से मुस्तफ़ा कमाल MQM के उम्मीदवार हैं, नून लीग की हिमायत करें। मुस्तफ़ा कमाल 3 साल से इस नशिस्त पर काम कर रहे हैं। MQM ने कहा कि हैदराबाद की दोनों कौमी और चारों सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर खुद लड़ेगी। MQM ने मीरपुर खास, सक्कर और नवाबशाह की कौमी असम्बली की नशिस्त पर ताउन की पेशकश करते हुए कहा कि इन हल्कों की सूबाई नशिस्तों पर नून लीग MQM को सपोर्ट करे। गुज़िश्ता 3 मुलाकातों में नून लीग पहले सूबाई असम्बली की 20 और कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर MQM की हिमायत चाहती थी। नून लीग अब MQM से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 242 और NA 243 पर हिमायत की ख्वाह हैं। दोनों जमातें अब तजावीज़ अपनी अपनी क़यादत को आज अरसाल कर देंगी। मुस्लिम लीग नून और MQM में गाड़ी चलती देखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज खुलेआम मुज़ाहमत का चैलेंज दे दिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी ने MQM और मुस्लिम लीग नून को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मजीद क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। ये हल्का जो कभी MQM का गढ़ था, ये हल्का जो कभी मरवत का गढ़ था, ये हल्का जो कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, आज वो सब मिल के कोशिश करने में लगे हुए हैं कि इसको कैसे हराएं। ये हमारी जीत है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये सारे इकट्ठे होने में लगे हुए हैं। जिसकी गर्दन में सरिया था उसकी गर्दन से सरिया निकालना मुझे आता है। ऐसी सूरत हाल में MQM और मुस्लिम लीग नून के सियासी इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा। कराची में पीपल्स पार्टी के अलावा तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी यकीनी तौर पर मौजूद है। इन तमाम चैलेंजेस का कैसे सामना होगा, तफसीली बात करेगा। मैं ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएगा कि आपकी बड़ी लंबी हो गई है डिस्कशन नून लीग के साथ, काफ़ी टाइम से चल रही हैं। NA 242 के हवाले से क्या मामला तय पाए हैं? NA 242 के हवाले से MQM पीछे हटने को तैयार नहीं है कि यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल ने ही इलेक्शन लड़ना है, जबकि शहबाज शरीफ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहीं से NA 242 से ही वो इलेक्शन लड़ें। आज भी आपका एक राउंड हुआ मुलाकात का, नेगोशिएशंस का नून लीग के साथ, कहाँ तक पहुंचा है मामला? आप पीछे हट रहे हैं या नून लीग पीछे हट रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मुलाकातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है ये किसी सीट एडजस्टमेंट से बढ़कर है। हमारी एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और उसी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को मद्देनजर रखकर मैं समझता हूँ टॉप लीडरशिप की भी मुलाकातें हो रही हैं। MQM का वक्त लाहौर गया, लाहौर और PMLN का वक्त कराची आया, और एक बार नहीं कई बार मुलाकातें जारी वो सारी हैं। और हमने लॉन्ग टर्म में क्या बात की? हमने लॉन्ग टर्म में 2 चीजें सामने रखी ना। नंबर 1 कि जो MQM पाकिस्तान का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिवॉल्व करना, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए PMLN स्पेशल ऑफिसर तैयार है कि यस पावर को नीचे डिवॉल्व करने के लिए मेयर को और चेयरमैन को, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को पावर करने के लिए किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। तो इस हवाले से हमारी उनकी बहुत अच्छी बात रही। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो था वो फौरी और सस्ता इंसाफ के हवाले से बातचीत है। तो वैसे पहले वाली जो आपकी शर्त है, जो आपने रखी थी एक डिमांड, उस पर तो नून लीग फौरन मान गई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ना नून लीग MQM ने मिलकर 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर सकती हैं, ना कोई आईनी तरमीम वो कर सकेंगे। उन्होंने कहा जी फौरी ठीक है, आपकी तजवीज़ मान लेते हैं हम। नहीं, अब सर शॉर्ट टर्म का बता दें कि शॉर्ट टर्म जो आपने जरा हर मुलाकात में लॉन्ग टर्म बात नहीं थी, शॉर्ट टर्म भी कुछ मकासद होते हैं। जरा NA 242 लाइमलाइट में है, MQM ने एक पोजीशन ली हुई है कि मुस्तफा कमाल साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि इन प्रिंसिपल एग्री होना सिर्फ PMLN के साथ, बल्कि MQM तो ये इस 1 पॉइंट एजेंडे लेकर तमाम सियासी पार्टियों के साथ जा रही है। और हमने इस पर सेमिनार भी किया है, अवामी नेशनल पार्टी हो, मुस्लिम लीग काफ हो, ये JUI, इन प्रिंसिपल ये भी एग्री करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो 1 पॉइंट एजेंडा है, इंशाअल्लाह ताला हम पार्लियामेंट से पास करा करके 26 की तरमीम हम हर सूरत में करवाने में कामयाब रहेंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। MQM पाकिस्तान ने क्या कि लेकिन NA 242 पे नहीं कर रही वसीउल कल्बी का मुजाहरा सर, वहाँ पे तो मुस्तफा कमाल साहब डटे हुए कि इलेक्शन मैंने ही लड़ना है। देखिए ना, मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं अपने अल्फाज अपने हवाले से इस्तेमाल करूंगा। मैं अर्ज कर देता हूँ कि MQM पाकिस्तान न सिर्फ ये कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से 3 कौमी असेंबली कराची की सीट ऐसी थी जिसके ऊपर MQM ने कहा है कि PMLN उस पर इलेक्शन लड़े, हम उनको सपोर्ट करेंगे। एज फार एज NA 242 की बात है,
मैं समझता हूँ डिस्कशन में बिल्कुल आइए, और इसके हवाले से हमने ही फैसला किया है कि हम इस पे मुज़ाकरात का अमल मुस्तकबिल में भी जारी व सारी रहेगा। सही। तो अभी यानी कि 242 के हवाले से कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ? मैंने अर्ज किया कि इसके ऊपर मुज़ाकरात का अमल, जो कमेटी बनी हुई है जो मेरी सरबराही में है और वहाँ से नियार हाशमी उनकी टीम देख रही है। कल कमेटी में अच्छी बात थी कि बशीर मेमन साहब भी मौजूद थे, राना मशहूद भी मौजूद थे, और मैं समझता हूँ कि हमने ही फैसला किया कि इस अमल को, इस प्रोसेस को जारी व सारी रखा जाएगा। इंतखाबात सर पे आ गए सर, कितना इसको लंबा जारी व सारी रखेंगे? मुस्तफा कमाल साहब को क्या आपने एग्री कर लिया है कि वो इस मामले पे पीछे हटने को या तैयार हैं? देखिए, मैंने अर्ज किया कि MKM पाकिस्तान का वादा दो टोक मौक़िफ़ है। वादा दो टोक मौक़िफ़ क्या है कि जिन इलाकों में जिस सियासी पार्टी की अक्सरियत होगी वहाँ का नुमाइंदा उसको सपोर्ट किया जाएगा एक दूसरी पार्टी के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, और हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और एक दूसरे की बात को समझाने की कोशिश। सेंटर में ज़ाहिर आप नून लीग के साथ इत्तेहादी बन रहे हैं और आपने लॉन्ग टर्म चलने का फैसला किया है। अगर कल को पीपल्स पार्टी सेंटर में नून लीग की इत्तेहादी बन जाती है, आप एक ही कोalition के अंदर आप आ जाते हैं जिस तरह से पिछले 16 महीने के अंदर आप थे, तो सिंध के अंदर आप फिर एंटी पीपल्स पार्टी सियासत ही करेंगे अगर आप सेंटर में पीपल्स पार्टी के साथ मिल भी जाते हैं एक इत्तेहाद के अंदर, एक छतरी तले? कि MKM के जिस से मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के तहत हम PMLN के साथ हैं, और मैं समझता हूँ पिछले 16 महीने के अंदर जो है हमारी गुड वर्किंग रिलेशनशिप भी जो है PMLN के साथ डेवलप हुई थी। उसी गुड वर्किंग रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे जा रहे हैं कि यस, अगर सेंटर में भी जिसकी भी हुकूमत आती है, MKM पाकिस्तान ने क्या फैसला किया? MKM पाकिस्तान ने वादा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए हमने नवाज शरीफ साहब को वोट देना है। हमने तो ये डिसाइड किया। अब अगर जहां तक सबाई हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि सिंध के अंदर जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है और अच्छी कोऑर्डिनेशन जो तमाम सियासी पार्टी, जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद है, वो उनमें एक अच्छी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि आने वाले वक्तों में 8 फरवरी को भी इंशाअल्लाह ताला MKM लीड जो कोलिशन बनने जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला वादा कामयाबी हासिल करेगा, और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला MKM और उसके अलायंस की हुकूमत सिंध में भी होगी। सर वो पूरी एक MKM थी ना, मैं आपकी को एग्री करता हूँ, लेकिन वो पूरी एक MKM थी सर। आज MKM पाकिस्तान, MKM लंदन का बड़ा इन्फ्लुएंस है आपके वोटर्स के ऊपर। पिछले बलदियाती इंतखाबात में भी उन्होंने बाइकआउट का कह दिया था। अभी भी सिर्फ एक MKM है जिसके इंतखाबी निशान पतंग है, और उसी के साथ कराची के अवाम, अर्बन सिंध के अवाम जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। इंतखाबात की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, सियासी लड़ाई तो तेज़ हो ही रही है, लेकिन कानूनी बहुत सारे ऐसे महाज हैं जिन पर बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें हो रही हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड भी हैं आने वाले दिनों में। इस वक्त सबसे बड़ा कानूनी सवाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के डिस्क्वालीफाई हो, यानी जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए रहनुमाओं के, क्या वो इलेक्शन की दौड़ में वापस आ सकते हैं? कितना इम्कान है? PTI को भले के इंतखाबी निशान से क्या महरूम कर दिया जाएगा, या भले के इंतखाबी निशान के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जाएगी? दीगर मजीद अहम मैटर्स भी हैं कानूनी। मियां नवाज शरीफ की नायरी के हवाले से वो 5 साल होगी या ताहयात होगी? प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून शबीर शाह साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती। सबसे पहले तो ये बताएं कि नॉमिनेशन पेपर्स बड़े पैमाने पर रिजेक्ट हुए हैं। तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा हुए, कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के भी हुए 41 के करीब, 28 के करीब नून लीग के रहनुमाओं के भी हुए, लेकिन PTI के कोई 300 से ज़ायद हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं। क्या समझते हैं आप इसमें? जिस तरह की रीजनिंग दी गई है, बड़ी कुछ कमज़ोर रीजनिंग भी है, हमें नज़र आती है ROs की जानिब से। इन लोगों का कितना इम्कान है कि ये लोग वापस आ सकते हैं? जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जानिब में जब इनकी अपीलें सुनी जाएंगी तो उसमें कितना आपको चांस लग रहा है इनकी वापसी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर कागजात नामजदगी किसी एक सिंगल ऑर्डर की बेसिस पे रिजेक्ट नहीं हुए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, DB बैठती है, और अमूमन देखा जाता है कि DB के जो फैसले हैं वो कानून के मुताबिक बाय एंड लार्ज, बिकॉज दोनों हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, और उसके बावजूद भी अगर DB इलेक्शन ट्राइब्यूनल कागजात फॉर्म रद्द करता है, उसके बाद 3 मेंबर बेंच ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट
वो बैठती हैं, और कई दफा हमने देखा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं इलेक्शन से पहले। सो मेरे ख्याल में इस वक्त इतना घबराने की जरूरत नहीं होगी। हाई कोर्ट मौजूद है, और अगर किसी का भी कागज गलत रिजेक्ट हुआ है तो मुझे हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा। अच्छा सर, दूसरा एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ पीटीआई के रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए बड़े पैमाने पे। ये सियासी नहीं कानूनी सवाल है आपसे कि मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए। अब वो मियां नवाज शरीफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के तहत ताहयात नाअहल हैं, अभी तक उस नाइली के वाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 जनवरी को इस केस को सुनना है कि नाइली ताहयात है या 5 साल के लिए है। अभी तक फैसला इस पे आया नहीं है, डिसाइड नहीं किया, रूल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आरओ की जानिब से उनके नॉमिनेशन पेपर का एक्सेप्ट कर लिया जाना, क्या ये आपको दुरुस्त लगता है या ये नहीं होने चाहिए थे? देखिए, मेरा ओपिनियन इसमें, बारहा मैंने ये ओपिनियन दिया था पहले भी, और आज भी मेरा ये ओपिनियन बड़ा क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। वो इसलिए मैं आपको कहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस वक्त आया था उस वक्त नवाज शरीफ साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि वो परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड हैं। उसके बाद एक फैसला आया जिसमें 62(1)(f) की तशरीह की गई और कहा गया कि जो भी 62(1)(f) में डिस्क्वालिफाइड है वो परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड समझा जाएगा। आज सेक्शन 232 इज इन द फील्ड, जो कि एक पार्लियामेंट का कानून पास किया गया है। पार्लियामेंट कभी भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या हाई कोर्ट की जजमेंट को अंडू कर सकती है, प्रोवाइडेड कि वो डिफेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है उसको क्योर कर दे। सो मेरे ख्याल से जब तक 232 को आप कलअदम करार नहीं देते, 232 की बेसिस पे नवाज शरीफ साहब या कोई भी शख्स जो 62(1)(f) में डिस्क्वालीफाई किया गया था वो आज क्वालिफाइड है। कानून जब तक स्ट्राइक डाउन नहीं होता, आरओ या किसी के पास ये अख्तियार नहीं है कि कानून को स्ट्राइक डाउन कर सके। ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। सो एज लॉन्ग एज 232 इज इन द फील्ड, whoever has been previously disqualified वो आज क्वालिफाइड है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर जो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया था, जो उन्होंने सस्पेंड किया था इलेक्शन कमीशन का फैसला 9 जनवरी तक के लिए, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया था बतौर ज्यूरी, अपनी जुडिशल पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये फैसला दिया था। अब इलेक्शन कमीशन खुद ही अपील में चला गया है पेशावर हाई कोर्ट में, तो क्या इलेक्शन कमीशन बीइंग ज्यूरी, बीइंग ए जुडिशल इंस्टीट्यूशन जो वो ये फैसला दे रहा है, क्या किसी जुडिशल इंस्टीट्यूशन का जाना बनता है, किसी आईनी इदारे का अगले फोरम के ऊपर, एपलेट फोरम के ऊपर, या जो मुतासर फरीक था अकबर शेर बाबर इसमें पिटिशनर था उनका जाना बनता था? ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने आपको इस पे ओपिनियन देना है, लेकिन आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई को बैन करने का या उसका सिंबल खत्म करने का अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। पॉलिटिकली भी देखें और इवन अदरवाइज आर्टिकल 17 की नफी करता है। सबसे पहले ये किसी का कहना नहीं है कि पीटीआई कोई कलअदम जमात है, नॉट इवन द फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं कहती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंडोर्स करना है किसी जमात को बैन करने के लिए। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा क्लियर है कि ये पीटीआई को उसका सिंबल इस वक्त जो लिया गया है, इन माय ओपिनियन ईसीपी का फैसला गलत है। हम मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले आपने राय सुनी माहिर कानून शबीर शाह की। इसी पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।